लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैसे महमूद मोहम्मद गोरी ने कैसे भारत में आक्रमण किया और कैसे उसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी। महमूद ने सबसे पहले 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा। तराइन का पहला युद्ध लड़ा जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच था। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। इसके अगले ही साल यानी कि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। ये लड़ाई भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुई और इसमें भी इस बार पृथ्वीराज चौहान की जीत नहीं हुई बल्कि मोहम्मद गोरी की जीत हुई। इसके 2 साल बाद यानी कि 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ चंदावर। यह युद्ध कन्नौज के राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस लड़ाई में पृथ्वीराज सॉरी यह लड़ाई कन्नौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुई। इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी विजयी रहा और उसने कन्नौज पर अधिकार जमा लिया। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने यहां तक पढ़ा था। मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान या फिर अंतिम आक्रमण था 1205 में खोखरों के खिलाफ। खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण था 1205 में खोखरों के विरुद्ध। खोखर झेलम और चेनाब, झेलम और चेनाब के दोआब के बीच एक शूरवीर जाति थी जिसने मोहम्मद गोरी पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी के खिलाफ विद्रोह करने के बाद इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गोरी ने इस विद्रोह को दबा दिया और सभी खोखरों को मार दिया। अब खोखर बदले की आग में झुलस रहे थे तो उन्होंने क्या किया, 15 मार्च 1205 में 15 मार्च 1205 में उन्होंने मोहम्मद गोरी की गोरी की हत्या कर दी। जिस समय मोहम्मद गोरी नमाज पढ़ रहा था उस समय एक खोखर ने आकर मोहम्मद गोरी की गर्दन काट दी। तो ऐसे मोहम्मद गोरी का अंत हुआ। मोहम्मद गोरी के अंत के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया। मोहम्मद गोरी का कोई लड़का नहीं था, इसलिए उसका जितना भी साम्राज्य था उसके गुलामों के बीच बढ़ता चला गया। ठीक है, ऐसे में उसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत के क्षेत्र में जीते गए जितने भी इलाके थे उन पर अधिकार जमा लिया और भारत में उसने दिल्ली या दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हमें देखने को मिलते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसे हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते। इस वंश की शुरुआत हुई 1206 में और ये वंश 1200 गुलाम वंश की शुरुआत 1206 में हुई और ये कब तक चला, 1290 तक चला। इस फाउंडर थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक।
के पहले शासक थे और संस्थापक भी माने जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के की तो इसने अपने शासनकाल के दौरान बहुत काम किए। जैसे कुछ मस्जिदें बनवाई, उनमें से इसने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का अजमेर में 2.5 दिन या इसे 2.5 दिन भी हम कह सकते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तो इसके द्वारा ये 2 निर्माण किए गए थे। पहला कुव्वत इस्लाम मस्जिद, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में, और दूसरा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। इसी के साथ साथ इसने एक बहुत फेमस मीनार का निर्माण किया है, जिसे हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। तो ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, ये नाम थोड़ा सा लंबा है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बहुत मानता था, इसलिए उसने उसकी याद में कुतुब मीनार बनवाया, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसकी शुरुआत वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी, लेकिन इसे कंप्लीट नहीं करा पाया वो। इसे कंप्लीट किसने कराया? इसके बाद आने वाले शासक इल्तुतमिश ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया और अजमेर में इसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक को कई और नाम से भी जाना जाता है, जैसे इसे कुरान खान के नाम से जाना जाता है। कुरान खान के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये कुरान का सुरीला पाठ किया करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान के नाम से जाना जाता था क्योंकि यह कुरान का सुरीला पाठ किया करता था। साथ ही साथ इसे लाख बख्श की उपाधि भी दी गई। लाख बख्श का मतलब है लाखों में दान देने वाला। लाखों में दान देने वाला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को 2 टाइटल दिए गए। एक का नाम था कुरान खान, क्योंकि यह कुरान का सुरीला पाठ किया करता था, और दूसरा लाख बख्श, क्योंकि यह लाखों में दान दिया करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बारे में बताया जाता है कि इसकी मृत्यु
1210 में चौगान खेलते समय, 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के बाद चोट लगने से हुई 1210 में, और इसे ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। और ऐबक का मकबरा भी लाहौर में स्थित है। लाहौर में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इसके बारे में, ऐबक के बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की 1206 में, जो 1206 से लेकर 1290 तक चला। इस वंश का पहला शासक ऐबक था और ऐबक ने सिर्फ 4 साल तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है, फाउंडर इसे माना जाता है, जिसने केवल 4 वर्ष तक शासन किया। ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और मोहम्मद गोरी के मरने के बाद इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र बना दिया लाहौर में। इसलिए इसकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ निर्माण कराए, जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था। साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मीनार का भी निर्माण कराया, जिसे हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना इसने एक सूफी संत, जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक को कई नाम से जाना जाता था, जैसे कुरान खां, क्योंकि यह कुरान का सुरीला पाठ किया करता था, और साथ ही साथ इसे लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि यह लाखों में दान दिया करता था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद जब इसकी मौत हुई 1210 में चौगान खेलते समय, तो इसकी मृत्यु अचानक हुई, और इसलिए ये मरने के समय जब इसकी मृत्यु, उस समय अपना उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त कर पाया। अब जब कोई शासक ही नहीं बचेगा तो उसके राज्य में अव्यवस्था फैल सकती है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए वहां के जो सरदार थे, उन्होंने इसके लड़के आराम शाह को, ऐबक के पुत्र आराम शाह को गुलाम वंश का अगला शासक नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया, यानी कि गुलाम वंश का दूसरा शासक बनाया। इसने 1210 से लेकर 1211 तक शासन किया, यानी कि लगभग 8 महीने इसने शासन किया। ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया, क्योंकि ये योग्य नहीं था, मजबूरी में इसे बैठाना पड़ा। और कुछ वहाँ के लोग तो ये भी नहीं मानते थे कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र भी है। इसलिए जब ये राज्य अच्छे से नहीं संभाल सका और इसके शासक बनते बनते भी लड़ाइयाँ होती गई, तो वहाँ के सरदारों ने फिर बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को अपना अगला शासक मान लिया। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन आराम शाह इतना योग्य नहीं था कि साम्राज्य को संभाल सके। इसलिए वहाँ के जो सरदार थे वो इससे परेशान हो गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके पुत्र को मारने के लिए बदायूं के सूबेदार को बुलाया, जिसका नाम था इल्तुतमिश। और बदायूं के सूबेदार ने
बहुत आसानी से लाहौर के सरदारों की मदद से आराम शाह को बंदी बना लिया और उसे मार दिया। इसके बाद इसने अपना शासनकाल स्टार्ट किया। इल्तुतमिश इल्तुतमिश को तीसरा शासक माना जाता है गुलाम वंश का। इसके बारे में कहा जाता है इल्तुतमिश के कि यह दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का वास्तविक वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था क्योंकि इसने 1211 में लाहौर के स्थान पर दिल्ली को लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है कि उसने एक तो 1211 में दिल्ली को लाहौर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया और साथ ही साथ गुलाम वंश को दिल्ली सल्तनत को भारी आक्रमण से भी बचाया। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम और दामाद था इसलिए इसे गुलाम कहा जाता है। तो इल्तुतमिश को एक नाम दिया जाता है गुलाम का गुलाम, स्लेव ऑफ स्लेव ऐसा इसलिए क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए हम इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के दौरान बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे उसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली लेके आया, ठीक है। साथ ही साथ उसने 40 सरदारों का एक दल बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। यह 40 सदस्यों का ग्रुप था, जिसमें क्या था कि जितना भी काम सुल्तान करेगा वो इनकी रिकमेंडेशन से करेगा, इनकी ही सलाह से करेगा, ठीक है जी। इसके साथ साथ इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। साथ ही साथ इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इक्ता प्रणाली का मतलब था धन के स्थान पर भूमि
प्रदान करना, धन के स्थान पर भूमि प्रदान करना। ठीक है जी। एकता प्रणाली का मतलब था कि धन के स्थान पर भूमि प्रदान करना, कि अगर आप सेना में कार्य कर रहे हो तो आपको धन के स्थान पर क्या दिया जाएगा, आपको भूमि दी जाएगी। और इस प्रथा को हम क्या कहते हैं, एकता प्रणाली कहते हैं। और ये इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। इसी के साथ साथ इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए। पहला था चांदी का टका, और दूसरा था तांबे का पीतल। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए। एक का नाम था चांदी का टका और दूसरे का नाम था तांबे का जीतल। ये 2 सिक्के उसने अपने दरबार में चलाए। हमने आपको भी बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, लेकिन वो उसे पूरा नहीं करवा पाया था। ये काम किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया। ठीक है। इसी के साथ साथ इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के दौरान और भी बहुत काम किए। जैसे इसने भारत में या भारत का पहला मकबरा बनवाया। भारत का पहला मकबरा बनवाया। ठीक है। भारत का पहला मकबरा बनवाया। इसलिए इल्तुतमिश को भारत में मकबरे के निर्माण का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। तो इसे इसलिए भारत में मकबरे के निर्माण का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने भारत में पहला मकबरा बनवाया था। तो इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के दौरान बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसे उसने अपनी राजधानी को लाहौर के स्थान पर दिल्ली को बनाया 1211 में। साथ ही साथ उसने 2 सिक्के चलाए, एक चांदी का टका और एक तांबे का जीतल। इसी के साथ साथ उसने 40 खरीदे हुए गुलामों का एक गुट बनाया, एक ग्रुप बनाया, जिसे तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता था। उसका काम सिर्फ यह था कि वो इल्तुतमिश को उसके कार्यों में सलाह दे सके। ठीक है। साथ ही साथ इसने क्या किया, एकता प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें धन के स्थान पर भूमि प्रदान की जाती थी। और इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा कराया। इसी के साथ साथ इसे भारत में मकबरे के निर्माण का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने भारत में पहला मकबरा बनवाया था। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो इल्तुतमिश के बारे में अधिकतर पूछ ली जाती हैं। अब इल्तुतमिश की मृत्यु 1240 में हुई और इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है, दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है। ठीक। जिस समय इल्तुतमिश का अंतिम समय चल रहा था, उस दौरान इसने तुर्कान चहलगानी
यानी कि 40 सदस्यों के ग्रुप को इस बात पर राजी कराया कि मेरे मरने के बाद मेरी पुत्री रजिया सुल्तान को अगला शासक बनाया जाए। इसे यह लगता था कि मेरे मरने के बाद या मेरे जितने भी जीवित पुत्र हैं वो इतने योग्य नहीं है कि मेरे मरने के बाद मेरे साम्राज्य को संभाल सके। इसलिए इसने क्या किया, अपने मरने से पहले तुर्कान चहलगानी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि मेरे मरने के बाद मेरी पुत्री रजिया सुल्तान को आप क्या बना दीजिएगा, अगली शासिका बना दीजिएगा। ठीक, उस समय तो तुर्कानी चहलगानी ने इस बात के लिए राजी हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके मरने के बाद हम उसे बना देंगे। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उसके बाद इन्होंने रजिया सुल्तान को ना बनाकर इल्तुतमिश के ही एक पुत्र, इल्तुतमिश के एक पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को अगला शासक नियुक्त किया। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान तो तुर्कान चहलगानी ने ये मान लिया था कि हम तुम्हारे मरने के बाद रजिया सुल्तान को अगला शासक बना देंगे। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके मरने पर उनका यह मानना था कि मुस्लिम धर्म में या इस्लाम धर्म में महिलाओं का शासन करना एक उचित काम नहीं है। इसलिए उन्होंने इस चीज को मना कर दी और उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज को अगला शासक बना दिया गया। तो सबसे पहले गुलाम वंश का शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया 1206 से लेकर 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसका पुत्र आया आराम शाह, जिसने सिर्फ 8 महीने शासन किया 1210 से लेकर 1211 तक। उसके बाद जब वो शासन नहीं कर पाया था तो वहाँ के जो सरदार थे या वहाँ के जो अमीर लोग थे उन्होंने बदायूं के सूबेदार को बुलाया जिनका नाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने फिर क्या किया, आराम शाह को बंदी बना लिया, उसे मार दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। तो तीसरा शासक कौन बना, इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश ने 1211 से लेके 1236 तक शासन किया, लगभग लंबे टाइम तक एक शासन किया उसने। ठीक है, उसके मरने के बाद उसके इच्छा अनुसार तो रजिया को बैठाना था गद्दी पर, लेकिन उन्होंने किसे बैठा दिया, रुकनुद्दीन फिरोज को बैठा दिया। ठीक है, अब रुकनुद्दीन फिरोज भी इतना पावरफुल शासक नहीं था। यहाँ एक हमसे गलती हो गई है थोड़ी सी, एक करेक्ट कर लेते हैं। उसकी मृत्यु 1240 में नहीं 1236 में हुई थी, ये आप करेक्ट कर लेना। इल्तुतमिश की मृत्यु 1240 में नहीं 1236 में हुई थी। ठीक है, अब 1236 में जब इसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद किसे बैठा दिया गया अगला शासक, रुकनुद्दीन फिरोज बन गया। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि एक योग्य शासक नहीं था। ठीक है, और अगर योग्य भी शासक था तो तुर्कान चहलगानी के षड्यंत्र में इतना फंस चुका था कि वो अब शासन नहीं कर सकता था। रुकनुद्दीन फिरोज की जो माँ थी उनका नाम था शाह तुर्कान, और कहा जाता है कि शाह तुर्कान इल्तुतमिश के समय में तो एक धार्मिक महिला थी जो बहुत बड़े बड़े दान किया करती थी, जो बहुत बड़े बड़े काम किया करती थी। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु और जैसे ही उसे लगा कि मेरा पुत्र अब शासक बन चुका है तो उसने क्या किया, वो सारे काम करने बंद कर दिए और फिर वो एक तरीके की शासिका की तरह रूल करने लगी। जैसे कह सकते हैं कि अगर रुकनुद्दीन फिरोज अपने दिल्ली से बाहर जा रहा, अपनी राजधानी से बाहर जाया करता था तो उसके नाम पर उसकी माँ शाह तुर्कान शासन किया करती थी। कि माता शाह तुर्कान शासन किया करती थी, शासन किया करती थी। लेकिन इसके काम ऐसे थे कि लोग इसे पसंद नहीं करते थे। जैसे बेवजह किसी को मार देना, बेवजह किसी को सजा दे देना, अपनी मर्जी से किसी को गद्दी पर बैठा देना, अपनी मर्जी से किसी को गद्दी से उतार देना। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली सल्तनत की प्रजा थी, ये जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के सैनिक थे, वहाँ के मंत्री थे, कोई भी था, वो सब परेशान आ चुके थे रुकनुद्दीन फिरोज से और उसकी माँ शाह तुर्कान से। तो जब एक बार रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली से बाहर गया लड़ाई लड़ने के लिए, तो उस समय क्या हुआ कि जो रजिया थी वो एक पोशाक की तरह कपड़े पहन कर आई और अपने घोड़े पर आई
और पूरी प्रेरा के सामने उसने कहा कि रुकनुद्दीन फिरोज और उसकी माँ शाह तुर्कान से किसे बचाया जाए, दिल्ली सल्तनत को बचाया जाए। ठीक है जी। अब दिल्ली सल्तनत को बचाया जाए इन दोनों से। लोगों ने कहीं ना कहीं रजिया की बात मान ली, तो उन्होंने क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज को पकड़ लिया, बंदी बना लिया, ठीक है, और जेल में डाल दिया, और साथ ही साथ उसकी माँ शाह तुर्कान को भी जेल में डाल दिया, और वहां उन दोनों की मृत्यु हो गई। और उसके बाद इल्तुतमिश जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। कुछ समय लगा, लेकिन रजिया अगली शासिका बन गई। ठीक है। रजिया सुल्तान भारत की पहली और अंतिम महिला शासक मानी जाती है। ठीक है। और रजिया सुल्तान ने लगभग 4 साल तक शासन किया। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, गुलाम वंश के बारे में। हमने आपको बताया कि मोहम्मद गोरी ने 3 लड़ाइयां लड़ी थी। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, और चंदावर की लड़ाई। 1191 तराइन का जब पहला युद्ध लड़ा तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए। दूसरा जब 1 साल बाद हो तो ये भी मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच था, इसमें जीत किसकी, मोहम्मद गोरी की। और 1194 में चंदावर का युद्ध कन्नौज के राजा के साथ, जयचंद के साथ, तो इसमें भी कौन जीता, मोहम्मद गोरी जीत गया। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु 15 मार्च 1205 में हुई। और इसके मरने के बाद कहा जाता है कि एक तरीके से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है। जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश आया, जिसने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया। गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से लेकर 1210 तक रूल कर रहा था। ये गुलाम वंश का संस्थापक था, इसने 4 साल तक शासन किया। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और इसने अपनी राजधानी किसे बनाया, लाहौर को बनाया। इसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसकी हाइट 72.5 मीटर है। इसे कुरान खान कहा जाता है क्योंकि ये कुरान का सुरीला पाठ किया करता था। साथ ही साथ इसे लाख बख्श कहा जाता है क्योंकि ये लाखों में दान दिया करता था। इसके बाद इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई, और इसे लाहौर में दफना दिया गया। इसके बाद इसका लड़का है आराम शाह, जो कि 8 महीने तक शासन कर पाया, और फिर उसे बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश ने हराया, और उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। इसने 1211 में लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी खुद किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसने 40 सरदारों का एक सदस्य एक गुट बनाया, जिसे तुर्कानी चहलगानी कहते हैं। इल्तुतमिश को ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इसने चांदी का एक सिक्का चलाया और तांबे का भी एक सिक्का चलाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कंप्लीट कराया। साथ ही साथ इसे मकबरे के निर्माण का जनक भी कहा जाता है। इसके मरने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज आया, और फिर रुकनुद्दीन फिरोज को हराने के बाद, उसे मारने के बाद अगली शासिका कौन बनी, रजिया सुल्तान। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, और इस गुलाम वंश को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।